हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में जनगणना की तैयारी शुरू, सरना धर्म कोड पर भी हो सकता है फैसला। झारखंड सरकार ने आगामी जनगणना की तैयारियों को लेकर काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार 31 जुलाई तक जनगणना से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकती है। खास बात यह है कि इस बार सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की अनुशंसा भी की जा सकती है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। झामुमो और कांग्रेस पहले से ही सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। विधानसभा में इस पर प्रस्ताव भी पास हो चुका है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार ने 16 जून को 16वीं जनगणना के लिए राज्यपत्र जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से भी पोर्टल पर जनगणना प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद घर की लिस्टिंग, फील्ड स्टाफ की तैनाती और अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगस्त 2025 में जनगणना से जुड़े कर्मियों का प्री टेस्ट होगा। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 में मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनवरी 2026 में जनगणना से जुड़े सवालों की अधिसूचना यानी गजट प्रकाशित होगी। फरवरी 2026 में जनगणना कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अप्रैल से सितंबर 2026 में घरों के चयन और फील्ड वर्क का काम चलेगा। दिसंबर 2026 में जनगणना पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना शुरू होगी। झारखंड में डैम में डूबने से 4 युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। सरायकेला जिला के खरसावा थाना क्षेत्र अंतर्गत दलाईकेला गांव में चेक डैम में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। इसमें 4 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। इस घटना को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतकों में 19 वर्षीय सुनील साहू, 20 वर्षीय गौरव मंडल, 20 वर्षीय मनोज साहू एवं 22 वर्षीय हरि बासो दास शामिल हैं। परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास कुल 6 युवक नहाने के लिए गांव के चेक डैम पर गए हुए थे, जहां सभी युवकों ने चेक डैम में कंक्रीट से बने स्लैब पर खड़े होकर एक साथ पानी में छलांग लगाई। थोड़ी देरी के बाद 2 युवक खुद से तैरकर पानी से बाहर आ गए, लेकिन अन्य 4 युवक पानी के अंदर में रहे। इसके बाद बाकी युवकों ने स्थानीय लोगों की मदद से उन चारों लड़कों को पानी से बाहर निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि पानी में छलांग लगाने वाले सभी चारों युवकों के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। इससे आशंका जाहिर की जा रही है कि पानी में कहीं पत्थर या कंक्रीट का स्लैब अवश्य होगा, जिसे टकराने के बाद सभी युवक बेहोश हो गए और बाद में उन सभी की मौत हो गई। घटना के बाद गांव के लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी खरसावा पुलिस को दी। इसके बाद सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। चेक डैम में 4 युवक नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई है। चारों की पहचान हो गई है और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है। नवीन जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी बनाए गए मुख्य सचेतक, बाबूलाल मरांडी ने की सचेतकों की भी घोषणा। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक एवं सचेतकों के नामों की घोषणा की। हटिया से विधायक नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक बनाया गया है। धनबाद विधायक राज सिन्हा एवं बगोदर विधायक नागेंद्र महतो सचेतक बनाए गए हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, राकेश प्रसाद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी सहित पार्टी नेताओं ने नवनियुक्त मुख्य सचेतक और सचेतक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नवीन जायसवाल हटिया से बीजेपी विधायक हैं। झारखंड के इस विधानसभा सीट से वो सबसे अधिक बार चुनाव जीतने वाले विधायक हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2024 के चुनाव में भी वे बीजेपी के टिकट पर विजयी हुए। इस तरह वे हटिया सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। झारखंड में पुलिस नक्सली मुठभेड़, जेजेएमपी सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादी ढेर।
झारखंड पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड के गुमला जिला में उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के 3 नक्सलियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। ये मुठभेड़ गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग जंगल में हुई है। झारखंड जैगुआर और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अब तक 3 उग्रवादियों का शव बरामद कर लिया गया है। इस एनकाउंटर को लेकर गुमला एसपी हारिस बिन जमा ने बताया कि इलाके में एनकाउंटर हुआ है। इसके साथ ही क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा एक शव की पहचान की जा चुकी है। एनकाउंटर में मारे गए एक नक्सली की पहचान जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर दिलीप के रूप में हुई है। गुमला एसपी हरीश बिन जमा को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कमांडर दिलीप लोहरा दस्ते के साथ इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर इलाके की घेराबंदी शुरू की। उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 उग्रवादी जंगल में ही मारे गए। उनके पास एसएलआर के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गुमला के एसपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। इस एनकाउंटर की पुष्टि करते हुए गुमला एसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर दिलीप लोहरा के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 3 उग्रवादी ढेर हुए हैं, जिसमें एक की पहचान दिलीप के रूप में की गई है, वहीं बाकी की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही इलाके में सर्च अभियान अभी जारी है। सांसद ढुल्लू महतो को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। चिट्टाही धाम जमीन विवाद मामले में सभी आरोपों से बरी। बीजेपी के धनबाद से सांसद ढुल्लू महतो को बागमारा विधानसभा के चिट्टाही धाम रामराज मंदिर से जुड़े बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए विशेष अदालत एडीजे 16 ने शनिवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में ये फैसला सुनाया। मामला बागमारा विधानसभा के चिट्टाही धाम रामराज मंदिर परिसर में दुकान लगाने को लेकर था। स्थानीय निवासी डोमन महतो ने सांसद ढुल्लू महतो पर मंदिर के सामने दुकान लगाने से रोकने और जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी दुर्गेश अवस्थी की अदालत में सुनवाई के बाद ढुल्लू महतो को बरी करने का आदेश दिया गया। सांसद ढुल्लू महतो के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि रामराज मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था जब कुछ लोगों के उकसावे में डोमन महतो ने सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में शिकायतकर्ता ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने बहकावे में आकर यह कदम उठाया था। अदालत ने इस बयान और साक्ष्य के अभाव को आधार मानकर ढुल्लू महतो को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। गौरतलब है कि यह मामला 2020 में दर्ज बरोरा थाना कांड संख्या 1120 से संबंधित है, जिसमें ढुल्लू महतो और अन्य पर मारपीट, छेड़खानी और आपराधिक धमकी जैसे आरोप लगाए गए थे। इससे पहले भी ढुल्लू महतो कई मामलों में बरी हो चुके हैं, जिसमें 2025 में एक अन्य मामले में उनके भाई और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो को भी साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया था। स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर करें संपर्क। बिजली विभाग ने दी और भी सूचना। बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जेबीवीएनएल के लांची पूर्वी डिवीजन की ओर से शुक्रवार को टाटी पंचायत भवन में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने उनकी शिकायतें सुनी और कानूनी सुझाव भी दिए। अधिकारियों ने साफ कहा कि बिजली का उपयोग मीटर के माध्यम से ही करें और मीटर या उसके पहले के तारों से छेड़छाड़ बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी दी गई कि सरकार द्वारा 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। साथ ही बकाया बिजली बिल भी माफ किया जा रहा है। ये सुविधा गरीब और सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी है। शिविर में बताया गया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें नजदीकी विद्युत कार्यालय में दे सकते हैं। अगर वहां से समाधान नहीं होता तो वे विद्युत शिकायत निवारण फोरम में भी आवेदन कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर के फायदे भी उपभोक्ताओं को बताए गए। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपने बिजली खपत की जानकारी और बिल की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर 9431135503 पर संपर्क करने को कहा गया। कार्यक्रम में रांची जीएम मनमोहन कुमार, एसडीएन साहू और ई राजेश कुमार मंडल और टाटी पंचायत की मुखिया कृष्णा पाहन मौजूद रहे। अटल क्लिनिक का नाम बदले जाने पर जमशेदपुर भाजियों ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करने के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जमशेदपुर महानगर द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस विरोध में भाजपा व भाजियों कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेताओं सहित स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में इस निर्णय को राष्ट्रनायक अश्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित संस्थाओं के नाम बदलने को राष्ट्रनायक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान और जनभावनाओं के विरुद्ध बताया।
भाजियोमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा ने कहा कि झारखंड की जनता देख रही है कैसे हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राष्ट्र निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता के नाम पर स्थापित संस्थाओं के नाम बदल रही है। ये न सिर्फ हमारे गौरव का अपमान है बल्कि झारखंड वासियों की भावनाओं के भी खिलाफ है। पुतला दहन कार्यक्रम द्वारा भाजियोमो ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी है कि यदि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जनांदोलन को तेज करेंगे। बिना टोल दिए निकलना चाह रहे थे कार सवार, रोकने पर टोल इंचार्ज को बेरहमी से पीटा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर टोल प्लाजा पर उस समय हड़कंप मच गया जब टोल पर तैनात सुरक्षा प्रभारी पापुंजय कुमार पर एक कार सवार और उसके साथियों ने बेरहमी से हमला कर दिया। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पापुंजय कुमार उस समय ड्यूटी पर तैनात थे जब एक वाहन वीआईपी लेन से गुजरने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा प्रभारी ने वाहन को रोकते हुए टोल शुल्क चुकाने और पहचान पत्र दिखाने का अनुरोध किया। इस पर कार सवार लोग उग्र हो गए और पहले टोल गार्ड से धक्का मुक्की की। इसके पश्चात उन्होंने पापुंजय कुमार पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। हमले में पापुंजय के सिर, पीठ और छाती पर गंभीर चोटें आईं। बताया गया कि हमले के दौरान बेसबॉल बैट तक टूट गया। बावजूद इसके हमलावर रुके नहीं। वे टोल ऑफिस तक पापुंजय का पीछा करते हुए अंदर घुसे और वहां भी मारपीट तथा तोड़फोड़ की। पीड़ित के कपड़े भी फाड़ दिए गए। घटना के बाद घायल पापुंजय कुमार ने बताया कि यह उनके जीवन की पहली ऐसी घटना है जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से आहत हैं। उन्होंने कहा कि अब वे ड्यूटी पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में टोल प्लाजा प्रबंधक हिमांशु प्रसून सिंह ने आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पूरी घटना टोल प्लाजा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच प्रारंभ कर दी गई है। वाहन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान की जा रही है तथा हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है। लोहरदग्गा के कुड्डू में पीएलएफआई के 2 नक्सली लेवी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार। कुड्डू थाना क्षेत्र के मदरसा चौक से एड़ादौन तक 17 किलोमीटर तक बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य में वादी मनीष कुमार से लगातार लेवी मांगने वाले पीएलएफआई के 2 नक्सली को किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ वेदांत शंकर ने मीडियाकर्मियों को बताया कि एसपी सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना पर कुड्डू थाना क्षेत्र के हनहट चौक से पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि नक्सली रमेश मुंडा और भरत कुमार साहू का रांची के मैक्लस्कीगंज थाने में पूर्व से ही 17 सीएलए एक्ट व कई अन्य मामले दर्ज हैं। छापेमारी अभियान में कुड्डू, कैरो एवं रांची जिला अंतर्गत चानो और मैक्लस्कीगंज थाने की पुलिस टीम शामिल रही। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने रेल राज्य मंत्री से की मुलाकात, धनबाद से विशेष ट्रेनों की मांग। शनिवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह ने भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना से मुलाकात कर धनबाद से वेल्लोर और नई दिल्ली के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की मांग रखी। उन्होंने धनबाद स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में बोर्डिंग कोटा बढ़ाने का भी आग्रह किया। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि धनबाद एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है जहां से बड़ी संख्या में छात्र, मरीज और व्यापारी वेल्लोर एवं दिल्ली की यात्रा करते हैं। वर्तमान में सीमित ट्रेनों के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला, वेल्लोर के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था, विशेषकर गंभीर रोगियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए। दूसरा, धनबाद नई दिल्ली साप्ताहिक विशेष ट्रेन छात्रों और आम नागरिकों की सुविधा हेतु, साथ ही धनबाद से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की भी मांग। तीसरा, बोर्डिंग कोटा में वृद्धि, धनबाद से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में स्थानीय यात्रियों के लिए बोर्डिंग कोटा बढ़ाया जाए ताकि उन्हें टिकट प्राप्त करने में आसानी हो। विधायक ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इन जनहितकारी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर धनबाद वासियों को राहत प्रदान करेगी। झारखंड हाईकोर्ट नाराज, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर लगाया 5,000 जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कांके के विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के उपायुक्त सहित जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी को केस से हटाने को लेकर दायर आई याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने पक्ष सुनने के बाद कहा कि यह मामले की सुनवाई में देरी करने का बहाना है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से आई याचिका दायर कर बताया गया कि प्रार्थी ने अनावश्यक रूप से उन्हें मामले में प्रतिवादी बनाया है। यह मामला निर्वाचित और पराजित उम्मीदवारों के बीच का है, इसलिए उन्हें प्रतिवादी से हटाया जाए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने पैरवी की। प्रार्थी डॉक्टर जीतू चरण राम ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांके विधानसभा एससी से भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर जीतू चरण राम ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा ने प्रार्थी जीतू चरण राम को 968 वोटों से पराजित किया था।
दिल्ली में कांग्रेस का सम्मेलन। अंबा प्रसाद ने राहुल गांधी के ओबीसी संकल्प को बताया सामाजिक क्रांति का आगाज। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी अधिकारों और उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आयोजित ऐतिहासिक सम्मेलन में सामाजिक न्याय की नई इबारत लिखी गई। इस विशाल आयोजन में कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुश्री अंबा प्रसाद और पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहब ने सैकड़ों समर्थकों सम भाग लिया। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के कैरेडारी, बड़कागांव और पतरातू प्रखंड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और राहुल गांधी के ओबीसी अधिकारों को लेकर किए गए संकल्प को पूरा समर्थन दिया। अपने संबोधन में अंबा प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का यह संकल्प न केवल कांग्रेस के इतिहास में बल्कि भारत के सामाजिक उत्थान में एक मील का पत्थर है। ये ओबीसी समुदाय को उनका हक दिलाने और समावेशी समाज की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने साहसिक कदम उठाकर एक ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत की है जो हर वंचित वर्ग के अधिकारों से जुड़ी है। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के संकल्प को ऐतिहासिक और निर्णायक बताया। अंबा प्रसाद ने आह्वान किया कि इस संदेश को घर घर तक पहुंचाया जाए और ओबीसी समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए। कार्यक्रम में हजारीबाग जिला और विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रिम्स निदेशक बोले फेंका फेंकी नहीं चलेगी, हर हाल में हो मरीजों का इलाज। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा है कि मरीजों के इलाज और भर्ती करने की प्रक्रिया में फेंका फेंकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हाल में मरीजों को बेहतर इलाज देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बातें वह शुक्रवार को सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में दौरान कही। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में आने वाले गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिले और उसको बीमारी के हिसाब से वार्ड में भर्ती करना है। हालांकि विभागाध्यक्षों ने निदेशक को भर्ती होने में आने वाली समस्या से भी अवगत कराया। उनका कहना था कि कई बार बेड की उपलब्धता नहीं रहती है, वहीं कई बार ट्रॉली और व्हीलचेयर की समस्या आती है। ऐसे में व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। इस पर निदेशक ने कहा कि मैन पावर की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इस समस्या से निजात मिलेगी। रिम्स की सफाई का जिम्मा संभाल रही एजेंसी अन्नपूर्णा के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। एजेंसी 450 थर्ड पार्टी कर्मचारियों का पीएफ और ईएसआई का पैसा जमा नहीं कर रही थी। वहीं राज्य के श्रम आयुक्त, ईपीएफओ कमिश्नर और ईएसआई के अधिकारी से इसकी शिकायत भी की गई है। हाईकोर्ट ने देवघर एम्स पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी के साथ स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि एम्स देवघर में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। यहाँ क्या क्या सुविधाएं अब तक उपलब्ध कराई गई हैं, उसकी अद्यतन जानकारी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। वहीं एम्स देवघर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि एम्स देवघर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उनकी ओर से एम्स के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, पहुंच पथ, फायर ब्रिगेड वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को उचित आदेश देने की मांग की गई है। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया था। बताया गया कि एम्स में पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तात्कालिक रूप से फायर फाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। एम्स कर्मियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित हो गई है। मंत्री शिल्पी ने मांडर में किया आपदा राहत राशि का वितरण। 131 छात्राओं को दी साइकिल। अबुआ आवास के लाभुकों का गृह प्रवेश। मांडर प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच सहायता राशि, साइकिल, वस्त्र और घर की चाबियां वितरित की। इस अवसर पर मंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सड़क दुर्घटना, डूबने और सर्पदंश जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि सौंपी। सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए और डूबने अथवा सर्पदंश से हुई मृत्यु पर 4 लाख की सहायता दी गई। मंत्री ने 131 छात्राओं को कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई साइकिल वितरित की, जिससे छात्राओं के चेहरे पर उत्साह और खुशी देखने को मिली। साथ ही 15 लाभुकों को अबुआ आवास योजना के तहत गृह प्रवेश के लिए घर की चाबियां दी गईं। इसके अलावा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत जरूरतमंदों को वस्त्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, हेमंत सोरेन कैबिनेट में भले ही मैं कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री हूं, लेकिन मांडर के प्रति मेरी जिम्मेदारी और लगाव पहले की तरह ही बना हुआ है। अपने क्षेत्र के लोगों के बीच आकर काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर वर्ग और तबके के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जनता को इन योजनाओं के प्रति जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने लोगों से बिचौलियों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि कई बार योजनाओं के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों से पैसे की ठगी हो जाती है। लाभुकों को केवल अपना अंशदान एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से देना होता है, किसी अन्य माध्यम से नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया।
मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय कुछ दल धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि उनका खुद का उद्देश्य क्षेत्र का विकास, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन फिर जाएंगे जेल, राहुल गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से जिले का हालचाल जानने के बाद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत की और अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने बताया कि वे रविवार को गोड्डा से अजमेर शरीफ के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रविवार को गोड्डा पौरियाहाट रेल लाइन पर आज़ादी के 78 साल बाद एक नए रेल हॉल्ट का शुभारंभ होगा, जिसमें वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की वर्तमान गतिविधियां और कार्यशैली देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के कई मंत्री एक बार फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया जनता के हितों के खिलाफ है। भाजपा के फायरब्रांड नेता के रूप में पहचाने जाने वाले निशिकांत दुबे के बयान अक्सर सुर्खियां बनते हैं। राहुल गांधी और झारखंड सरकार पर उनके ताज़ा बयानों ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके बयानों के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया और इस मुद्दे पर आगे की सियासत पर सबकी नजरें टिकी हैं। रांची के उपायुक्त बोले, कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों को घुसने न दें। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि रांची को मॉडल जिला हमारा लक्ष्य बनाना है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के कार्यालयों में किसी भी हाल में दलाल और बिचौलिए प्रवेश न कर पाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मियों को किसी तरह की गुटबाजी या विभागीय राजनीति से बचना चाहिए, साथ ही अनुशासन और मर्यादित आचरण के साथ काम करना चाहिए। उपायुक्त शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में रांची जिले के सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिकों और कर्मियों से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में उच्च और निम्न वर्गीय लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हुए। संवाद का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और जन शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करना था। उपायुक्त ने कर्मचारियों से सुझाव मांगे और निर्देश भी दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कर्मचारी सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। कर्मचारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। इसके लिए शिकायतों का पंजीकरण, ट्रैकिंग और फॉलोअप की प्रक्रिया अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के आवेदनों की जांच और निष्पादन में देरी न हो, इसका ख्याल रखना है। उपायुक्त ने सभी कर्मियों को आईडी कार्ड पहनने और स्पष्ट रूप से नेम प्लेट प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए कार्यावधि तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी अनुपस्थित पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं कार्यालय में साफ सफाई और फाइल को व्यवस्थित रखना भी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने कहा कि सेवानिवृत्ति के निकट आते ही 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्त कर्मी की सूची तैयार करके समर्पित कर दें। अंत में उपायुक्त ने कहा कि कार्यालय में उपस्थिति और कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा होगी। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार पर हमर बावरी का बड़ा हमला, मदर टेरेसा क्लिनिक के नाम पर धर्मांतरण बढ़ाने की तैयारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर झारखंड में शुरू की गई अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने पर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को न केवल कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि उनकी सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने की तैयारी करार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मदर टेरेसा क्लिनिक के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार धर्मांतरण बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि क्लिनिक का नाम बदले जाने पर भाजपा चुप नहीं बैठेगी, सदन से सड़क तक आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्तियों में चल रहे क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक करना इस सरकार की एक बड़ी साजिश है। कहा कि भाजपा मदर टेरेसा का सम्मान करती है, उनकी सेवा भावना और गरीबों, कुष्ठ रोगियों के लिए की गई सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने उन्हें कई बड़े अलंकरणों से सम्मानित भी किया है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि इतना सब होने के बाद यह भी सच है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संस्था निर्मल हृदय पर बच्चा चोरी का आरोप भी लगा है। ये भी सच है कि ऐसी संस्थाएं सेवा के नाम पर लाखों गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा, भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराकर उनकी पहचान, उनके धर्म संस्कार को बदलने का कार्य भी किया है। भाजपा नेता ने कहा कि धर्मांतरण की समस्या झारखंड की एक बड़ी समस्या है और मदर टेरेसा क्लिनिक के सहारे इसे और तेज करने की साजिश राज्य सरकार रच रही है। बावरी ने कहा कि वाजपेयी जी ने झारखंड की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अलग राज्य का गठन किया था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 के दिन आंदोलनकारियों के सपनों को साकार किया था।
आज के राज्य के सत्ताधारी दल कांग्रेस, राजद, झामुमो आंदोलन को बेचने खरीदने में लगे थे। दिखावे के लिए ऑटोनोमस काउंसिल पर ही सहमत हो गए थे, जबकि नीयत साफ रहती तो वर्ष 2000 से पहले ही अलग राज्य का गठन करा सकते थे। हजारीबाग डीसी ने चौपारण की शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण, एमआरपी से अधिक दर पर बिक्री पर जताई नाराजगी। हजारीबाग जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज चौपारण प्रखंड में स्थित एक अनुज्ञप्ति प्राप्त कंपोजिट शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया और बिक्री से संबंधित प्रक्रियाओं की गहनता से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि शराब की बिक्री केवल अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर ही की जानी चाहिए। किसी भी हालत में निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय भी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से एमआरपी सूची चस्पा की जानी चाहिए। उपायुक्त ने दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया कि हर बिक्री के बाद ग्राहक को बिल देना अनिवार्य है ताकि कीमतों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से उपभोक्ता सुरक्षित रह सकें। निरीक्षण के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी शराब विक्रय केंद्रों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की जा सके और अनियमितताओं एवं अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का जलस्तर खतरे के पार, डीसी ने दिए अलर्ट रहने की निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण खरकई नदी का जलस्तर 3.5 मीटर और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 0.20 मीटर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों, नगरीय निकायों और प्रखंड प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जलजमाव वाले संभावित इलाकों की निगरानी की जाए और राहत बचाव कार्यों की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर रहें तथा नदी किनारे जाने से बचें। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सुदेश महतो ने कहा, झारखंड में चल रहा माफिया राज, विस्थापितों के मुद्दे गौण। आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने बोकारो में आयोजित मिलन समारोह में कहा है कि झारखंड में माफिया राज चल रहा है। इसके विरुद्ध एकजुट एवं संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में विस्थापितों के मुद्दे गौण कर दिए गए हैं। महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के आने के बाद कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य खनिजों का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार अवैध खदानों में विस्थापित जनता दफन की जा रही है और बीसीसीएल तथा पुलिस प्रशासन इसे संरक्षण दे रहा है। महतो ने कहा कि आजसू ने झारखंड की लड़ाई लड़ी है और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से वार्ता कर अलग राज्य लिया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल और बोकारो स्टील विस्थापितों को नौकरी में प्राथमिकता दे, स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। महतो ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट और माफिया तत्वों को संरक्षण दे रही है। माफिया तत्वों द्वारा गरीबों की लड़ाई लड़ रही आजसू पार्टी पर लगातार हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि विस्थापितों की कुर्बानी पर कोयला खदान खड़े हैं, लेकिन उन पर ही जुल्म ढाया जा रहा है और कोयला की लूट हो रही है। बीसीसीएल और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से माफिया ने आतंक मचा रखा है। आजसू अब चुप होकर बैठने वाली नहीं, कोयला चंद से माफिया को खत्म करेंगे। 1 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, 2 दिन अवकाश। इस तारीख को पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा, 7 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 2 दिन का अवकाश है। इस मानसून सत्र में सिर्फ 5 कार्य दिवस होंगे। मंगलवार को षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी किया गया। इसके अनुसार 4 अगस्त को सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में 1 अगस्त को शपथ ग्रहण, शोक प्रकाश और विधानसभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी। 2 अगस्त और 3 अगस्त को मानसून सत्र नहीं चलेगा, दोनों दिन अवकाश रहेगा। 4 अगस्त को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल होगा। सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल होगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद और मतदान के बाद इसे पारित किया जाएगा। 6 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे। आखिरी दिन 7 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य एवं गैर सरकारी सदस्यों के कार्य होंगे। इसके साथ ही मानसून का यह छोटा सत्र संपन्न हो जाएगा। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को 2 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा एवं 50,000 का जुर्माना लगाया है। दिलीप प्रसाद के साथ साथ आरोपी सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन को भी 2-2 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिलीप प्रसाद को अपील में जाने के लिए अदालत ने जमानत दे दी है। दिलीप प्रसाद और जैन बंधुओं पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र कर लगभग 29 लाख रुपए की सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने का आरोप था। 2004 में हुए इस घोटाले को लेकर 2013 में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। दिलीप प्रसाद पर जेपीएससी में नियुक्तियों में रिश्वत लेने का भी आरोप था। इनके साथ 2 और लोगों को सजा सुनाई गई है। यह मामला सीबीआई के केस नंबर RC6 2013 के अंतर्गत दर्ज किया गया था और भर्ती घोटाले से जुड़े दर्जनों मामलों में से यह पहला मामला है जिसमें अंतिम निर्णय आया है। कोर्ट ने इससे पहले अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी दोषियों को यहां पर सजा का विवरण डालें, जैसे कि कितने साल की कैद, जुर्माना आदि। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।